एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरी नज़र से गुजरी कि किसी ने लिखा हुआ था कि अगर ये पैनामा के टाइम पे ऐसी कैमरास को इजाज़त होती पैनामा जजमेंट के दौरान या बाकी जो जो कुछ हमारे कोर्ट्स में होता रहा है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब केस चल रहा था, तो ये तारीख का हिस्सा भी तो बन रहा है। आज जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जो लोगों ने देखा है और बड़ी दिलचस्पी से देखा है, उसमें ना सिर्फ ये कि एक ट्रांसपेरेंसी आपको ज़ाहिर हुई है कि किस तरह से कोर्ट ऑपरेट करता है और काज़ी फ़ाज़ीसा का क्या स्टैचर है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी पता चला है कि कौन कितने पानी में है। तो आपको नज़र आया है कि कौन अच्छा बोलता है, कौन कानूनी बात करता है और कौन पिछले 25 साल का रोना रोता है और कहता है कि जी मेरे तो सर सफ़ेद हो गया है। और हमें सबके थोड़ा-सा शख्सियात से भी हम वाकिफ़ हुए हैं। तो ना सिर्फ ये कि ये बहुत एक मुनसिफाना और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का फैसला था, आई थिंक ये बहुत एक समझदारी का काम भी किया है जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा ने। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो लाइव वाला मामला हुआ है, इस पे क्योंकि इससे पहले तारीख में आज तक हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों ने जो आपने देखा है मोहतरमा जो एक जज साहब है, उन्होंने बड़ा अजीब-सा मंतक किया जी कि अगर फुल कोर्ट बैठ गए तो उसके खिलाफ अपील कौन करेगा? ओ भई, मुझे पता है कि जब सारे ही बैठ गए हैं तो फिर अपील कहाँ से आ जाएगी? सारों ने बैठ के तो चेहरे जो है ना वो बहुत सारे नज़र आए, इसमें कोई शक नहीं है। ये फुल कोर्ट वाला मामला और ऊपर से अच्छा पीटीआई के वकील जिस तरह एक्सपोज़ हुए, सारी कौम ने देखा है इनकी काबिलियत और कानूनी दलाइल को। क्या इनको देखकर लगता नहीं बंदियाल साहब इनकी नालायकी के बावजूद इनको फेवर करते थे? वो यही मेरा मतलब था कि जो जितने पानी में था आपको समझ आ गई। आपको ये भी नज़र आ गई कि कौन किस उसूल को लेके और अटका हुआ है और आपने देखा कि जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा ने जब आयशा मलिक साहिबा बोली और जिन्होंने सवालात रेज़ किए उनको डिस्कस करने का मौका दिया। ये नहीं कि उनको मौका नहीं दिया गया बल्कि ख्वाजा साहब को कहा कि जी पूरी बात का जवाब दें। लंबी पुरानी तारीख ना उठाएं, हमने और भी बड़े केसेस करने हैं। मुल्क के में इतने मसाइल है, अदलिया के कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, लेकिन पता चल गया ना कि कौन कितने पानी में है, कौन किस असूल पे खड़ा है, किसकी किस तरीके की कोई टिल्ट नजर आती है, कौन देखिए कानून क्योंकि हम बहुत ज्यादा ये जो मर्डर मिस्ट्रीज भी होती हैं और ये जो अदालती किस्म के ड्रामे होते हैं उनको बड़ा हम फॉलो करते हैं, फिल्मों की भी ये जीनत बनता है। तो आपको पता चला कि कौन अच्छा आर्ग्यूमेंट, कौन पते की बात और टू द पॉइंट बात करता है और कौन इधर उधर दाएं बाएं शाएं। मतलब वो कुछ लोगों को तो सुन के ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं होता जब उर्दू का आपको इम्तिहानी पर्चा आपके सामने होता है और आपको आता नहीं है तो आप शीटों पे शीटें बस भरते जाते हैं लेकिन मवाद आपके पास नहीं होता। तो कुछ लोगों की काबिलियत कौम ने देखी और मेरा ख्याल है कि ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या वो लोग जो कि कहीं हमदर्दियां रखते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और मुनसिफ का यही काम होता है। तो तभी मैंने कहा कि ना सिर्फ ये कि ये बड़ा एक हिस्टोरिकल है क्योंकि जाहिर है ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है, सारी दुनिया देख सकेगी और ये बहुत जबरदस्त है कि इसी किस्म की जब डिस्कशन होगी वो केस लॉ का हिस्सा बनेगी और लोग जो कि लॉ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कानूनदान बन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, आने वाले केसेस के लिए भी लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके साथ साथ समझदारी बड़ी है। काजी फ़ायज़ीसा ने जो बात समझाना चाहिए वो चुपके से समझा भी गए हैं। चुपके से समझा गए हैं। अभी आपने जिक्र भी किया कि काजी साहब से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। एक तो ये बताएं कि क्या वो उस पे पूरा उतर सकेंगे और दूसरा आपने पनामा का भी जिक्र किया बट पनामा वाले केस जो है वो भी खत्म तो नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ की सजाएं तो अभी हैं, वापस आके भुगतना है। तो अब आपको क्या लगता है कि मियां नवाज साहब के केसों में उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा से हम ये तवक्को रखते हैं, इसी वजह से हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया है और इस वजह से हम उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी एक उनका एक सीवी है, उनकी एक कारकर्दगी की हमारे पास पूरी जो उन्होंने माजी में किया है कि उन्होंने 2015 में क्या किया, उन्होंने 2016 में क्या किया, उससे पहले क्या किया, तो इंसान की किरदार का पता चलता है। तो अगर हम उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं एक जुमले में मुझे लगता है कि जेब नहीं देता मैं कि किसी और आउटगोइंग सीजेपी किसी का भी मैं नाम लूं क्योंकि वो बहुत छोटे कद के लोग थे। तो हम काजी फ़ायज़ीसा साहब को ऐसे पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन वो पेडेस्टल जो है वो इंसाफ का पेडेस्टल है। ठीक। यानी मेरा जो खौफ है
वो ये है कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा आप उससे तवक्कुआत करते हैं, जब उसको पेडेस्टल पे रखते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये आज जैसे उन्होंने कहा कि ये जो आई, मी, माई सेल्फ है, यही बहुत बड़ा मसला है। तो मैं दुआ गो हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो दुआ गो हैं कि ये जो उनकी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, उसकी वो लाज रखें और ये इसको पर्सनल पावर की तरह कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माजी करीब में हमने देखा है कि किस तरह का इस्तेमाल हुआ, जस्टिस साकिब निसार हो या जस्टिस बंदयाल साहब हो। तो वो एक मेरे दिल में एक थोड़ा सा डर है और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो। आई एम श्योर कि वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। रही बात मुनसिफ होने की, तो यही तो वजह है कि हमने दुआएं करके तो जस्टिस काजी फायज ईसा को मैं समझती हूँ हमारी दुआओं का भी कुछ हिस्सा है कि यहाँ आज हमने उनको ओथ लेते हुए देखा, दिली खुशी हुई। मिसेस सरीना ईसा को उनके साथ खड़ी होकर दिली खुशी हुई। इट वाज मोमेंट ऑफ प्राइड एंड एक मोमेंट ऑफ विंडिकेशन ऑल्सो। तो वो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि हमारे मयार पे पूरे उतरेंगे, यानी कि जो भी जजमेंट सही होगी। हम इतने बड़े कानूनदान भी नहीं है, कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, जजेस तो हैं ही नहीं। तो हम समझते हैं कि जो पैनामा का केस था उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, और चूंकि आपके सामने सब कुछ होगा तो सबको मौका मिल जाएगा कि वो देख सकें कि एक्चुअली इंसाफ हुआ है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो जो तवक्कुआत है वो इसी लाइव कैमरा जो सहूलत अब मयसर है उसकी वजह से हम फॉलो भी कर सकेंगे। और ये मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा ने कुछ मेरा ख्याल है कि उनके हक में भी बात जाएगी, क्योंकि जाहिर है हमारे सामने ही होगा जो कुछ होगा। तो जाहिर है तवक्कुआत पे वो ऑलरेडी पूरे उतर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बड़े बड़े लोगों से हमारी तवक्कुआत रही है और फिर कुछ हो गया है, लेकिन यू नो सो फार सो गुड। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इज द बेस्ट चॉइस, और ऐसे ही मुनसिफ का हमें इंतजार था। आई एम श्योर कि वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है। अच्छा, काजी साहब के लिए जाते-जाते जो है ना बंदयाल साहब, एक बड़ा मज़े का शरारती सा केस छोड़ गए हैं, वो मिलिट्री कोर्ट से है। अब उसपे क्या होता हुआ देख रही हैं आप? क्या इम्तिहान होगा? वो तो बड़ा कहते हैं सादा-सा है जी कि मिलिट्री के अमला को नुकसान पहुँचाया तो वो मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए मुकदमा। देखिए, इसमें ये ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत ही पेचीदा और बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बंदयाल साहब शरारत के तौर पे छोड़ के गए हैं कि नहीं छोड़ के गए हैं, इस पे मेरे 2 मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ। एक तो देखें, बंदयाल साहब जो उनकी जो एक करेज की लैकिंग थी, वो आपके को फैसलों में नज़र आई। और मेरा ख्याल है कि काजी फायज ईसा बहुत ज़्यादा मतलब किसी के प्रेशर में नहीं आते, अपनी समझ-बूझ से काम लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी करेज रखते हैं अपनी हिम्मत से, अपनी सोच के मुताबिक वो फैसला करेंगे। बंदयाल साहब में वो स्ट्रीक या वो ट्रेट नज़र ही नहीं आती थी। दूसरी बात ये कि बंदयाल साहब एक अपने महबूब लॉबी को खुश भी करना चाहते थे, और उनके अटैक से भी शायद डरते हों। सुना है कि उनकी आगे भी कोई ख्वाहिशात थी। आपको उनकी फैमिली की और जो ससुराल है उसकी तो ख्वाहिशात सब पे वाज़ेह ही हो गई हैं। तो ये भी एक वजह थी कि वो ऐसा अगर कर जाते तो पब्लिकली वो ये नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि शायद किसी और के हाथ हो जाए, मेरे सर पे ये गुनाह ना आए, क्योंकि फिर मुझसे हो सकता है कि अटक तक पूछा जाए कि भाई तुमने तो ये कर दिया हमारे साथ। क्योंकि आपको पता है इधर तो हमारे जो सियासतदान हैं, जो पीटीआई के सियासतदान थे, जब तक वो मोहब्बत का इजहार करते थे तो बिल्कुल सही थे। जब वो कहीं और नजर आते हैं, जब वो लीडर के पीछे से हट जाते हैं या कोई इख्तिलाफ राय होती है तो उसको गालियां देने शुरू हो जाते हैं। वो लॉन्ड्री जो उनको साफ करती है दूसरे मिनट ही उसको कीचड़ में फेंक देती है। तो बंदयाल साहब ये रिस्क भी नहीं ले सकते थे, और शायद उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हो आगे जाके। कुछ लोग कहते हैं कि सदर बनने की भी उनको ख्वाब दिखाए गए थे। तो ये भी वजह है कि जो काजी फायज ईसा साहब कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जज है, वो अपनी मर्जी करेंगे। और ये जो सीक्रेट सर्विसेज एक्ट है, दूसरा जाविया इसका ये है कि हम बड़े दिलचस्पी से ये बात देख रहे हैं, क्योंकि देखें जस्टिस काजी फायज ईसा एक बार पहले माजी में 2015 में इस सीक्रेट सर्विसेज एक्ट या आर्मी कोर्ट, सिविलियंस को आर्मी कोर्ट में पेश करने के खिलाफ उनका एक पब्लिक स्टांस रहा है। उन्होंने मुखालफत की है। अब वो कैसे वहां से बैक ट्रैक करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन।
ऑब्वियसली ये हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। जब वो सिविलियंस को आर्मी कोर्ट्स में ट्राई करने की बात पे इख्तिलाफ कर रहे थे, तो उस ज़माने में मेरा ख़्याल है ये बात थी कि जिस पे शक किया गया हो या शक की बुनियाद पे उठाया गया हो, और आर्मी एक्ट के अंडर या आर्मी कोर्ट में बिल्कुल ही मतलब किसी को पता ना चले कि कौन वहाँ पे गया है और उसके साथ क्या हुआ है। तो उसपे तो मैं भी ज़ाहिर है एतराज़ करूँगी, इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के लॉ से या इस किस्म की कोर्ट से तो कोई भी आपको भी उठा के लेके जा सकते हैं, तो फिर हमारी कौन सुनेगा? लेकिन जो 9 मई को हुआ है, वो तो दुनिया के सामने वाज़ेह हुआ है। वो जी। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोई ढकी-छुपी साज़िश की। हमारे पास तो पब्लिकली लोगों को वर्गलाने की स्पीचेज़ हैं। हमारे पास तो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हैं, जो कि हम जानते हैं कि उनके ताने-बाने कहाँ जुड़ते हैं, और मेरा ख़्याल है कि इस सूरत-ए-हाल में एक और किस्म का मंज़र ही डिफरेंट है। सो 2015 में जो उनका व्यू था, हो सकता है अब उनका व्यू 9 मई के हवाले से ये ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर हिम, बिकॉज़ ज़ाहिर है लोग उँगलियाँ उठाएँगे, लोग कहेंगे कि जी आप तो ये कहते थे। तो बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी आई थिंक ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड लीगल ब्रेन आल्सो। तो ये भी है कि वो जस्टिस भी करना चाहते हैं, बट ही इज़ आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। मेरा ख़्याल है उनको नेशनल इंटरेस्ट का भी बड़ा पास है। शायद नेशनल इंटरेस्ट का पास उनको हमारे कुछ इदारों से भी बढ़ के हो, क्योंकि वो 2018 के तजर्बे का हिस्सा भी नहीं रहे। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें कोई शक नहीं है और बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है जो 2015-16 वाली। अच्छा जी, आरिफ अलवी साहब जो हैं, उनके किरदार को कैसे देख रहे हैं? गुलदस्ता दिनों ट्वीट किया, मज़ाक बनाया, अब इलेक्शन की तारीख दे दी है और फिर इनके इस्तीफे की खबरें भी चल रही हैं, लेकिन बड़ा हाथ था अगर देखा जाए तो अलवी साहब का, और कल परसों उन्होंने काज़ी साहब से ओथ भी ली है। देखिए, बस ये अल्लाह है जो आपको आला मकाम भी दिला देता है, और उन लोगों के हाथों दिलाता है जो आप के किरदार पे, आपके अहले खाना के किरदार पे, या उनको कोई अज़ियत पहुँचाना चाहते हैं, लोगों के आलाकार बनते हैं। कितनी दिक्कत से उन्होंने ओथ दिया है, आपको दिखाई दिया होगा कि ज़बान भी उनकी लड़खड़ा रही थी। जी। ज़ाहिर है मुश्किल नहीं है, अपना अंदर का जो ज़मीर है कहीं न कहीं तो किसी क्रैक में से अपीयर करता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब भी वही गेम खेल रहे हैं जो कि बंदियाल साहब कर रहे हैं, और आरिफ अलवी साहब तो शायद ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को एक मेरा ख़्याल है कॉस्मेटिक तौर पे वो पीटीआई को ज़रा खुश करना चाहते हैं, गालियाँ नहीं सुनना चाहते, लेकिन अंदर खाने मेरा ख़्याल है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 6 नवंबर को इलेक्शंस हों या 10 नवंबर को हों या 10 फरवरी को हों या कभी भी हों। वो सिर्फ़ ऊपर से एक अपीज़ करने के लिए कि जी ट्वीट कर दी। भई कैसे मुमकिन है कि आप प्रेज़िडेंट हैं और आपको पता ही नहीं है, आपके स्टाफ को नहीं पता, तो आप उस स्टाफ को सैक कर दें। आपने देखा स्टाफ ने बता दिया, स्टाफ ने वाज़ेह कर दिया, तो वो इसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि वो पीटीआई को भी खुश करना चाह रहे हैं और कर भी वो रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा उनका हो गया है, किया कुछ नहीं उन्होंने, और सदर का जो ओहदा है उसको सँभाले बैठे हैं। अगर इतना ही पीटीआई या इतना ही उनको नज़रियात सूझे हैं या जमहूरियत सूझी है, तो पहले इस्तीफ़ा दे देते। क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ पीटीआई ही का सदर का ओहदा निभाया है अभी तक, लेकिन जो ही पीटीआई नहीं रही, तो उन्होंने भी अपनी जॉब कंटिन्यूटी को देखा है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक ट्वीट कर देते हैं कि देखो मैंने तो ये किया, लेकिन किया तो उन्होंने नहीं। तो लोगों को दिखाने के लिए कह देते हैं कि जी मैं तो इलेक्शंस माँग रहा हूँ, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कह देते हैं कि जी इस्तीफा दे दूँगा, तो दे दें। क्यों बैठे हुए हैं? क्या और सदर के कैंडिडेट्स नहीं है? सो वो भी अपनी जो रावलपिंडी के उनको कबाब टिक्के पसंद आ गए हैं। रातों को आपको याद है एक दफ़ा प्रोटोकॉल लगा के जाते थे। कौन छोड़ता है जी, जितनी अब दोबारा पता नहीं बने ना बने सदर, यही मौका है कि खा ले पिंडी के टिक्के। सदर साहब यहाँ पे पिंडी के तिक्के खा रहे हैं और उधर इमरान खान साहब जेल में है और देसी मुर्गी देसी घी में तल कर खा रहे हैं, और अदालतों में बुशरा बीबी ने दरखास्त दी कि इनकी सेहत गिर गई है, 70 साल के बुजुर्ग हैं और उनके पता नहीं कोई डोले शोले और वो ढलक गए हैं आगे पीछे ये वो, मतलब कम से कम ये दरखास्त देनी तो नहीं बनती, देसी मुर्गी और देसी घी। देखिए, पहली बात तो ये है कि
पता नहीं, हो सकता है हालात बदल गए हों। मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो बहुत ही बुरा हाल था। मैंने तो बहुत इसके बारे में मुफस्सल तौर पे लिखा भी है कि जब मैं गई तो केचप की बोतल नहीं थी, एक छोटी-सी चपाती आती थी और बाहर का खाना आता था जब किसी के पास तो और तरीका था। लेकिन घर में तो मैंने कोई ऐसे तो कोई तो देसी देसी मुर्गी घी और वो देसी घी और मुर्गी और बकरे की कोई खास रान ऐसा कुछ भी नहीं था घर पे? घर पे तो नहीं था। मेरे आने के बाद मैंने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया, खाना इम्प्रूव किया, लेकिन वो मेरे ही जेब पे बोझ था या ख़ैर मैंने तो अच्छी तरह से उठाया। लेकिन मेरा ख़्याल है इस सवाल का जवाब आपको ओन चौधरी साहब अच्छा देंगे, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं नई-नई वहाँ उस घर में गई, तो ओन चौधरी साहब मुझे बता रहे थे एक दिन कि पहली बार ये अच्छा पका हुआ खाना नज़र आता है और घर की ग्रोसरीज़ होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इससे पहले तो जब ये अस्पताल भी थे और बीमार भी थे तो कोई पूछता नहीं था। तो पता नहीं कि हो सकता है, मैं नहीं कह सकती, अब हो सकता है कि इनकी अहलिया ने कुछ हालात इम्प्रूव किए हों, लेकिन घर में तो इतना कोई देसी घी और मुर्गियों की वो नहीं थी ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, अगर कहीं से आ जाता जहांगीर खान तरीन साहब के घर से, मुझे याद है कि आटा बड़ा अच्छा आता था और इधर-उधर से देसी मुर्गियाँ भी आ जाती थी, बकरे भी आ जाते थे। लेकिन ये बात करना कि जी मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा, मेरी इत्तला है ये वैसे बाय द वे, तज्ज़िया नहीं है, मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छी तरह से उनको रखा जा रहा है। यानी इंतहाई खुशगवार और सुकून वाले माहौल में उनको रखा जा रहा है। और ये क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कोई भी इस किस्म की एतराज़ या कुछ कह ना सके, ये तमाम मगरबी ममालिक और अजीब-अजीब लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई पॉलिटिशियन जाता है जेल में, तो उसको जानबूझ के अच्छे ही माहौल में रखा जाता है, क्योंकि उसको अगर कुछ हो जाए तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। आज इनको याद आ गया है कि 70-72 साल के हैं, जब कौमी यूथ के लीडर बनते हैं कि बहुत यूथफुलनेस है, तो उस वक़्त तो बुढ़ापा या बुजुर्गी नहीं नज़र आती। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बड़ा गैर मुनासिब भी है कि एक तरफ से आप सियासी लीडर बने। आप यकीन करें, ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने पूछा, मैंने खुर्शीद शाह साहब से पूछा, आप ही के प्रोग्राम पे ये मैंने मेंशन किया है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा, बीबी ये हमारी शान है, ये किसी को बताएं नहीं कि हम में क्या तकालीफ हुई या क्या कोई जमीन पे सोना पड़ा या क्या, क्योंकि ये बुरा लगता है पार्टी पॉलिटिकल वर्कर के लिए। ये शर्मिंदगी की बात है कि आप बताएं कि अटक में क्या हुआ। इनको तो आपको याद है मियाँ साहब और जो एक मुशर्रफ के जमाने में तो इनको इस जेल में थोड़ी रखा था, अटक फोर्ट में रखा था, लेकिन बोला नहीं कोई। मरियम नवाज कभी नहीं बोली। वो थोड़ा सा आपको कोई फनी सा इंसिडेंट बताती है कि मैं इस्त्री कर रही थी, वो तो कोई अपनी कोई दुश्वारी नहीं बता रही थी, वो तो बड़ी क्यूट बात बता रही थी कि हाँ हाँ मैंने खाना पकाना शुरू कर लिया। हनीफ अब्बासी साहब से पूछे, वो भी ये कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जी सही तरीके से मैं उनको खाना पकाना सिखा के आया हूँ। लेकिन ये बातें सियासी लीडर को जेब नहीं देती कि तकलीफ हो रही है तो फिर आप सियासत ना करें। ये कैसी लीडरशिप है कि जनाब आप जेल ना काट सके? जेलें भी काटनी पड़ती है, सोटे भी खाने पड़ते हैं। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ लेकिन चले अब आप कह रही लोकी हैं कि हालात लोकी मैं ना कहती लोकी खा देन ਲੋਕਾਂ लोकी ਨੇ खा ਸੋਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ देन ਲੋਕਾਂ ਨੇ लोकी ਸੋਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਅਗਲਾ ਦੇसी मुर्गी खान रहा ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੇ ਖਵਾਣ रहे हो अच्छा चले लेकिन अब मुझे लगता है हालात बेहतर हुए थे कि बुशरा बीबी की कोई डायरी भी मतलब कोई लीक हुई है उसमें लिखा हुआ था कि 12 बजे दूध पीना है 11 बजे फल फ्रूट ये वो तो कुछ हालात बेहतर तो हुए होंगे खान साहब के इसीलिए शायद देसी मुर्गी पे लगे हैं वो देखिए, अब अच्छा नहीं लगता वैसे ये। आपने आपने को बनाया था रोस्टर जिसे कहते हैं टाइम टेबल वगैरह खाना खाने का खान साहब का देखिए, मेरा रोस्टर तो सारी दुनिया ने देखा है। आपके समा के आज के मेहमान क्यों में लगा हुआ था कि मैंने तो चिस्पा किया हुआ था किचन में कि संडे को क्या पकना है, मंडे को क्या पकना है। और ये जो डायरी के दूध वाली अहवाल है वो एक्चुअली मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए, बड़ी पुरानी बात है, माजी की बात है। अब जेब नहीं देता ये बात करते हुए, लेकिन ये मैंने किताब में वैसे लिखा है कि वो 12 बजे या 1 बजे इस तरह से वो जग जो दूध का था वो
मेरा नहीं ख्याल कि इनकी अहलिया का ये आइडिया, ये इनका ज़ाती आइडिया है और वो किसी और बात के साथ जुड़ा हुआ है, छोड़ो, उसमें मिट्टी पाओ। लेकिन वो एक फ्रिज में वो नीला जग पड़ा होता था मुल्तानी पॉटरी का, जो कि रात 12-1 बजे वो दूध और वो पिया जाता था, और उसका ताल्लुक जिस चीज के साथ जोड़े उसके साथ नहीं था। लेकिन वो मेरा ख्याल है पुरानी कोई क्रिकेट के जमाने की आदत है, वो किताब ही उसके लिए पढ़े तो बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेगम साहिबा की ये तो बल्कि अच्छी बात है कि कोई उनको खाना याद दिला रहा है, लेकिन ये आदतें पुरानी है। इस उम्र में कोई कोई अहलिया भी आ जाए ना तो नई आदतें ना सिखा सकती है ना सुधार सकती है। आपको पता है 30 साल के बाद मर्द 30 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको कोई सुधार नहीं सकता। मिर्जा साहब मेरा ख्याल है घर नहीं है आज। अद्धा अद्धा घंटा तुहानू दे के गए ने, कह के गए कि 10 बजे तक आप फारग हो जाए, और नहीं वो वो आपको पहले पहले उन्होंने मैसेज कह दिया है। मैंने उनका मैसेज भी कन्वे कर दिया। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे भाई का इंटरव्यू है आज, तो तुम अगर 9:30 बजे शुरू कर रहे हैं तो यानी कि वो, मैं आपको यही इशारतन बता रही थी कि 30 साल से जब कोई मर्द क्रॉस कर ले तो फिर उसको उसकी आदतें कोई सुधार नहीं सकता, जैसा होता है वैसे ही। और जिसकी बहुत बुरी आदतें हो या बहुत पक्की आदतें हो तो 60 साल के बाद तो आप सोच ही सकते हैं। तो आई डोंट थिंक के